व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम? रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? जैसे कि मैंने उर्दू में बताया था कि रिस्पायरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस को कहते हैं। अगर हम उर्दू में बोलें तो निज़ाम तनफ़ुस को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज़ द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। हमारे सांस लेने के अमल को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, या सांस लेने के अमल को तनफ़ुस कहा जाता है। अब सांस लेने के दौरान में हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मीन्स कि जब आप हवा को अपने इनसाइड लेके जाते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। एक्सपायरेशन जब आप बाहर की तरफ सांस निकालते हैं, इस अमल को एक्सपायरेशन कहते हैं। और इन दोनों प्रोसेस को हम कंबाइनली ब्रीदिंग बोल रहे होते हैं या फिर रिस्पायरेशन बोल रहे होते हैं। हम कह सकते हैं व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज़ अ मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। मीन्स के हवा के मूवमेंट जो कि अंदर और बाहर आपके लंग्स के ज़रिए आ रही होती है, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। देन हम नेक्स्ट क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हमें रिस्पायरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो गई और ब्रीदिंग के बारे में हो गई। रिस्पायरेशन क्या है? द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। सांस लेने के अमल को हम रिस्पायरेशन कहते हैं या हम तनफ़ुस कहते हैं। इसमें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन इनसाइड जब हम सांस लेते हैं, अंदर की सांस लेते हैं। एक्सपायरेशन जब हम बाहर की तरफ सांस निकालते हैं। इन दोनों के प्रोसेस से मिलने से बनता है रिस्पायरेशन का प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? अगर हम ब्रीदिंग को डिफाइन करें, द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स। अब जब हम दोनों को समझ लेंगे तो हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम समझने में आसानी हो जाएगी। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ all the organs involved in breathing. These include the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर वो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमें सांस लेने में मदद दे रहे होते हैं, सांस लेने के अमल में जो है शामिल होते हैं। उन ऑर्गन्स के मिलने से रिस्पायरेटरी सिस्टम बनता है। वो ऑर्गन्स कौन से हैं? वो नोज़, फायरैक्स, लायरैक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, जो कि लंग्स में जाके डिवाइड हो जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स में। ये तमाम ऑर्गन्स हैं जो कि सांस लेने के अमल में मदद दे रहे होते हैं, ब्रीदिंग के प्रोसेस में मदद दे रहे होते हैं, रिस्पायरेशन में मदद दे रहे होते हैं, और यही मिलके बनाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। दीज इंक्लूड द नोज, फायरैक्स, लायरैक्स, ट्रेकिया, ब्रोंका एंड लंग्स। इसके अलावा जब हम ब्रीदिंग का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस दैट डिपेंड्स that depend on volume changes in a chest cavity. The volume changes result in pressure change which lead to the flow of gases to equalize the pressure. एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है जैसे मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में बताया था कि द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स। तो मैकेनिकल प्रोसेस क्यों कहा गया है इसे? वाई दिस इज़ known as a mechanical process. It is mechanical process that depends on volume changes in a chest cavity. क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिपेंड कर रहा होता है कि वॉल्यूम, आपके चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम की चेंजेस के हिसाब से ये काम कर रहा होता है। द वॉल्यूम चेंजेस रिजल्ट इन प्रेशर चेंज। जैसे ही वॉल्यूम चेंज होता है आपकी चेस्ट कैविटी का, वैसे ही उसका प्रेशर भी चेंज होता है, विच लीड्स टू बी फ्लो ऑफ गैसेज। और प्रेशर चेंज होने की वजह से गैसेज फ्लो करती हैं। मैकेनिकल प्रोसेस अमूमन इस मैकेनिक्स से निकला है वर्ड, या फिर ऐसा चीज़ जो कि किसी मशीनरी के तहत ऑपरेट हो रही हो या फिर ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रही हो किसी भी तरीके से। जिस तरह इसमें भी हमारा, क्योंकि सांस हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। जब से हम पैदा होते हैं और हमारे डेथ तक मुसलसल हम ब्रीथ करते थे, मुसलसल हम सांस लेते रहते हैं। तो सांस लेने का अमल एक ऐसा प्रोसेस है जो मैकेनिकल प्रोसेस हम इसलिए से कह रहे हैं, इनवॉलेंट्री प्रोसेस भी है ये, जिसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस एंड प्रेशर दोनों पैरामीटर्स इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए इसे मैकेनिकल प्रोसेस कहा गया है। द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग। हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस एंड प्रेशर दोनों ही इफ़ेक्ट कर रहे हों।
ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे कि हमने एनाटॉमी में स्टडी किया था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसी का मैं ओवरव्यू दोबारा से दे रही हूँ आगे वाले पल्मोनरी वेंटिलेशन को स्टडी करने से पहले। कंडक्टिंग सिस्टम में क्या था, पैसेज वे कैरिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, वो रास्ता जिसके ज़रिए हवा जो है अंदर दाखिल होती है और बाहर निकलती है, इनके पैसेज टू कैरी एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। कंडक्टिंग सिस्टम इसका। नेज़ल कैविटी, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, किस तरह का पैसेज है, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। सबसे पहले नेज़ल कैविटी या नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जो है अंदर जाती है, हम सांस खींचते हैं वो नाक के ज़रिए, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए, ये नेज़ल कैविटी के ज़रिए अंदर की तरफ जाता है। देन वो फायरेक्स या एपिग्लोटस की तरफ जाता है। देन लायरेक्स, ट्रैकिया, लायरेक्स को वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये वो रास्ता है जो कि सांस लेने के दौरान हवा इख्तियार कर रही होती है आपकी बॉडी के अंदर जाने के लिए। नेज़ल कैविटी यहाँ पे दिखाई गई है, देखिए तस्वीर के अंदर, यहाँ ये नेज़ल कैविटी है, फायरेक्स, एपिग्लोटस, लायरेक्स, एसोफेगस, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल्स ये देखें यहाँ पर दिखाए गए हैं, और एलोवेलाई बड़े डिटेल से दिखाया गया है ये अलहदा से निकाल कर। यहाँ से फिर आपकी जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज़ के ज़रिए कैरी कर ली जाती हैं। देन ये उन टिश्यूज़ तक पहुँचाई जाती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना होता है। द सिस्टम वार्म्स एंड मॉइस्ट एयर, ये सिस्टम जो है ये आपकी एयर को मॉइस्ट एंड वार्म रखता है। आपने देखा होगा जब आप सांस लेते हैं तो सांस में जो है वो गर्मी आपको, अगर आप हाथ में हथेली के ऊपर सांस लेंगे तो आपको वो गर्माइश का एहसास होगा। देन दिस सिस्टम जो है वार्म लगता है एंड मॉइस्चर रखता है एयर को। एंड म्यूकस ट्रैप्स डस्ट एंड बैक्टीरिया, आपके नोज़ के अंदर कुछ एक सिक्रेशन होती है म्यूकस, जो कि अगर कोई बैक्टीरिया या डस्ट जा रही है हवा के ज़रिए तो आपके नाक के अंदर मौजूद ये म्यूकस और कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर उन बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर ही रोक लेती हैं। ये था रिस्पायरेटरी सिस्टम, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था आपको। हम फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन पे आ जाइए। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन में हम क्या है, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन अ बॉडी कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन अ बॉडी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इट हैज़ 3 बेसिक स्टेप्स, ये 3 बेसिक स्टेप्स रखती है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। अब मैंने अलग-अलग आपको डिटेल में बताती हूँ क्या होती है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, फर्स्ट पे आइए, पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, इसे हम ब्रीदिंग भी कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा एक मैकेनिकल प्रोसेस जिसके ज़रिए हम हवा अंदर लेके जाते हैं और बाहर खारिज करते हैं, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन इसी को कहा गया है, इसी का अल्टरनेट नाम है, इट इज़ द इनहेलेशन, इनफ्लो एंड एक्सहेलेशन, आउटफ्लो ऑफ एयर and involve the exchange of air between the atmosphere and the alveoli of the lungs। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एयर को इनहेल करते हैं, देन एक्सहेल करते हैं, मीन्स अपने इनसाइड लेके जाते हैं, देन आउटसाइड बाहर की तरफ निकालते हैं। और इसी दौरान गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, आपके लंग्स में जो हवा गई है उधर और एटमॉस्फेयर में, मीन्स आप ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो ये गैसेस का एक्सचेंज कहलाएगा। एक्सटर्नल पल्मोनरी रिस्पायरेशन में क्या होगा, सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर इट इज़ एक्सचेंज द गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज। एक्सटर्नल के अंदर सबसे पहले जो है गैसेस आपके एल्वेलाई में जाएंगी लंग्स के ज़रिए, मीन्स फेफड़ों के ज़रिए गैसेस अंदर जाएगी, वहाँ पर मौजूद होगा ब्लड इन पल्मोनरी कैपिलरीज अक्रॉस द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। ये गैसेस एक्सचेंज करती हैं एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, आपके लंग्स के अंदर बारीक हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। एंड द ब्लड इन अ पल्मोनरी कैपिलरीज अक्रॉस द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसके ज़रिए ये जो आप गैसेस हैं ये ब्लड तक
पहुंचती हैं। इन दिस प्रोसेस पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड गेन्स ऑक्सीजन एंड लूज कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस के तहत आपके जो कैपिलरीज में मौजूद खून है वो ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सपेल आउट करने के लिए उसको फेफड़ों के अंदर एक्सपेल आउट करने के लिए दे देता है। देन जब आप सांस बाहर की तरफ निकालते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा के अंदर खारिज हो जाती है। अब हम थर्ड की तरफ आते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन या टिश्यू रिस्पायरेशन। टिश्यू लेवल से जाहिर हो रहा है कि टिश्यू लेवल के ऊपर गैसेस एक्सचेंज होगा, जबकि पल्मोनरी रिस्पायरेशन में लंग्स एल्वेलाई ये गैसेस एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन इंटरनल है क्योंकि टिश्यू लेवल सेल लेवल के ऊपर एक्सचेंज पॉसिबल होगा। यहाँ पर ये देखिए टिश्यू लिखा हुआ है, ये जाहिर कर रहा है कि इंटरनल रिस्पायरेशन है। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड इन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। कहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है? ब्लड में और कैपिलरीज में और टिश्यू एंड सेल्स के दरमियान। इन दिस स्टेप द ब्लड लूज ऑक्सीजन एंड गेन कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा था जैसे कि ब्लड वाले चैप्टर के अंदर के हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। ड्यूरिंग सर्कुलेशन वो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा था, वो रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए ऑक्सीजन उन टिश्यूज़ तक पहुँचती है, उन सेल्स तक पहुँचती है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, और वहाँ से ही वो एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आते हैं और बहुत सा और वेस्ट वो साथ लेके आते हैं, और जिन ऑर्गन्स को वो एक्सपेल आउट करना होता है या एक्सक्रीट आउट करना होता है वहाँ तक उस वेस्ट को पहुँचाते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल थी। यहाँ पर भी यही है कि एक तरफ तो ऑक्सीजन टिश्यू और सेल लेवल तक पहुँचती है जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लेके आ रहे होते हैं। ये टिश्यू लेवल की रिस्पायरेशन होती है या एक्सचेंज होता है। विद इन द सेल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस डेट कंज्यूम ऑक्सीजन। और सेल के अंदर ही बहुत से मेटाबॉलिक जो है मैकेनिज़म्स हो रहे होते हैं, बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक हम ATPs के जो रिएक्शन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एंड गिव द ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ATPs एंड टर्म्ड एज सेलुलर रिस्पायरेशन। इस पूरे अमल को जो सेल के अंदर और टिश्यू के अंदर हो रहा है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, फिर वहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। ATPs के थ्रू जब एनर्जी प्रोवाइड करने का रिएक्शन होता है उसके दौरान गैसेस का जो एक्सचेंज है, ये तमाम का तमाम के ऑक्सीजन वहाँ कंज्यूम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के थ्रू जो है ब्लड कैपिलरीज़ के ज़रिए आपके लंग्स तक आती है। लंग्स से आप जब सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो एक्सपेल आउट जो हो जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस और चेंज चलता रहता है। इसी हिसाब से रिस्पायरेशन फिजियोलॉजी और रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो हमने इन्हें 3 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया। पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल या पल्मोनरी रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन दिखाया गया है। लंग्स देखिए, लंग्स से गैसेस डिफ्यूज़ हुई हैं ब्लड सेल्स में, हमारे रेड ब्लड सेल्स में हुई हैं, ट्रांसपोर्ट हुई है ऑक्सीजन की, और ये ही रेड ब्लड सेल जो है वापस लेके आए हैं, या ब्लड हमारा जो वापस लेके आया है कार्बन डाइऑक्साइड। देन जो ऑक्सीजन वो लेके गया है वो डिफ्यूज़ हुई है टिश्यूज़ तक, और वहाँ से साथ लेके आया है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है लंग्स तक। ये एक चेन चलती है। आपको मैं मार्क करके दिखाती हूँ कि कैसे इस तरह चेन चलती है। यहाँ पल्मोनरी वेंटिलेशन का साइकिल दिखाया गया है। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन का साइकिल है। देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ? लंग्स में, क्योंकि एल्वेलाई मौजूद थी, हवा की थैलियाँ मौजूद थी, वहाँ कैपिलरीज़ का एक बारीक कैपिलरीज़ का जाल भी मौजूद होता है। वहाँ पे गैसेस की आपका जो बारीक कैपिलरीज़ का जाल होता है उसके अंदर ब्लड मौजूद होता है। वो ब्लड या रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो गई। इसके बाद ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स लेके गए हैं टिश्यूज़ लेवल तक, सेल लेवल तक, यहाँ पे ये कंज्यूम हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। देन जिस तरह अगर ATP का रिएक्शन हुआ है, किसी वजह से ऑक्सीजन या कोई भी रिएक्शन हुआ है जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो इस्तेमाल हो गई, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है वो ब्लड वापस लेके आएगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, ब्लड वापस ले गया और वापस लंग्स के अंदर रिलीज़ कर देगा, और यहाँ से ये फिर बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी। ये इस तरह ये पूरा एक साइकिल चलता है। इसी तरह ये मज़ीद दिखाया गया है। यहाँ पे देखें एटमॉस्फेयर से हवा अंदर गई है इंस्पायरेशन के दौरान, पल्मोनरी वेंटिलेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एलोवेलाई ऑफ लंग्स तक पहुँचे। एलोवेलाई लंग्स तक कैसे पहुँची? नॉस्ट्रल में जाएगी, फिर
जो नॉस्ट्रल्स में जाने के बाद ये जो है हवा की जो है डिफरेंट नोज़, लायरेक्स के बाद ट्रेकिया से बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड देन ये लंग्स में मौजूद एलोवेलाई तक पहुंच जाती है। फिर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का अमल स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो रही है। यहाँ से ये देखिए ये ब्लड के अंदर एक्सचेंज हुई। फिर इंटरनल रिस्पायरेशन का अमल स्टार्ट हो गया, जहाँ से ये टिश्यूज़ में पहुँची है। टिश्यूज़ से फिर सेलुलर लेवल का रिस्पायरेशन हुआ और ये सेल्स तक पहुँच जाती है। वहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल हो जाती है ATPs और डिफरेंट रिएक्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी जाती है, जो कि आप जब सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो ये बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, और ये एक साइकिल चलता है। देन व्हाट इज़ पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। वेंटिलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है। सांस लेने का जो प्रोसेस है उसे ही हम वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन जैसे कि हम आम ज़ुबान के अंदर वेंटिलेटर्स, अपने घर के अंदर वेंटिलेटर्स बनाते हैं, रोशनदान बनाते हैं। उसका मतलब होता है कि वहाँ से हवा की क्रॉसिंग हो सके। हम कहते हैं कि वेंटिलेशन अच्छी होगी, मतलब हवा की क्रॉसिंग होगी तो हमारा जो है सफोकेशन का एहसास नहीं होगा, तरोताज़गी का एहसास होगा। यहाँ पर भी वेंटिलेशन का मतलब है ब्रीदिंग, मीन्स एक्सचेंज हो रही है गैसेस की। आप सांस अंदर लेके जा रहे हैं, फिर सांस आप बाहर निकाल रहे हैं। देन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन। इंस्पायरेशन मीन्स और इनहेलेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन एक ही चीज़ है। इनहेल करना मीन्स अंदर की तरफ जब आप सांस लेते हैं, एयर मूव्स इनटू द लंग्स। हवा जब आप अंदर की तरफ सांस लेंगे तो हवा लंग्स में जाएगी, एयर मूव इनटू द लंग्स। एंड एक्सपायरेशन या इसे हम एक्सलेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं, मीन्स एयर फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। सांस का बाहर की तरफ निकालना, या लंग्स का में जो हवा है वो बाहर की तरफ फोर्स्ड आउट होती है, बाहर की तरफ निकाली जाती है, इसको हम एक्सहेलेशन कहेंगे। ये दो टर्म्स हैं और इन दोनों के मिलने से ब्रीदिंग का अमल होता है। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन या एक्सलेशन एक में मूव करती है इनटू द लंग्स, वो है इनहेलेशन, और दूसरे में आउटसाइड द लंग्स, तो वो एक्सलेशन है। द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। क्योंकि मैकेनिकल प्रोसीजर है ब्रीदिंग का, तो ये किस तरह होगा? द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। आपकी हवा अंदर और बाहर किस तरह जा रही होती है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। आपके लंग्स में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, जिस डिफरेंस की वजह से हवा अंदर और बाहर की तरफ मूव कर रही होती है, विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स। या हम कह सकते हैं कि आपके जो थोरैक्स है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, इसीलिए तो हमने ब्रीदिंग को मैकेनिकल प्रोसेस कहा था। फॉर एग्जांपल, इफ़ एयर इज़ टू इंटर द लंग्स, द प्रेशर इनसाइड द मस्ट बी लोअर। अगर आपकी जो हवा है लंग्स के अंदर दाखिल होती है तो इनसाइड का प्रेशर मस्ट बी लो, कम होना चाहिए लंग्स का प्रेशर। डेट द एटमॉस्फेरिक जो आपका बाहर का प्रेशर है उसकी निस्बत अंदर लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए, देन हवा अंदर की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे देखिए तस्वीरों की तरफ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ एयर इन हो रही है, देखिए इन हो रही है तो आपके लंग्स फैल रहे हैं, और आउट हो रही है तो आपके लंग्स सुकड़ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कर्व बन रहा है, ये इसकी तरफ गौर कीजिए, इनके वक्त क्या बनता है और आउट के वक्त क्या बनता है। देखिए इनहेलेशन के वक्त ये इस तरह हो जाता है, और जब एक्सपायरेशन होती है तो ये इस तरह हो जाता है शक्ल। इस मूवमेंट पे आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लंग्स किस तरह मूव कर रहे होते हैं जब आप हवा अंदर की तरफ लेके जाते हैं, जब हवा बाहर की तरफ लेके जाते हैं। देखिए अब हवा अंदर की तरफ गई है तो ये फैले हैं, जैसा दिल जब उसमें फीलिंग प्रोसेस हो रहा होता था, फील हो रहा होता था ब्लड, तो वो उस तरह रिलैक्स होता था। जब कंट्रैक्ट करता था तो पंप आउट करता था, मतलब आगे की तरफ धकेल देता था खून को। दिल में भी ये प्रोसेस होता था, लंग्स में भी कुछ इसी टाइप का है। देखिए जब इनसाइड हवा जा रही है देन ये फैल रहे हैं, और जब आउटसाइड जा रही है तो ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं।
देन पल्मोनरी वेंटिलेशन, अभी हम पल्मोनरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट स्लाइड में। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या चीज़ है, हम वेंटिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं अभी। और वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट द लंग्स एक्सचेंज ईच मिनट, यानी कि वो एयर का वो वॉल्यूम जो लंग्स के दरमियान एक्सचेंज हो रहा होता है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम एयर का लंग्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होगी फिर, पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इज़ अ एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। पल्मोनरी वेंटिलेशन ब्रीदिंग का अमल है, सांस लेने का अमल है, जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं हवा का बिटवीन आपके इर्द गिर्द के माहौल और लंग्स के दरमियान। आपने बाहर सांस लिया तो वो बाहर जो इन्वायरमेंट में सांस किया, जो बाहर के साइड पे फ़िज़ा में जो सांस किया है, उसका फ़िज़ा के और आपके लंग्स के दरमियान में हवा का एक एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। एज एयर मूव इनटू, अगर एयर आपके अंदर की तरफ जा रही है, हवा आपके अंदर की तरफ जा रही है, देन इट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन। एंड आउट ऑफ द लंग्स, अगर वो बाहर की तरफ आ रही है, देन दिस इज़ कॉल्ड एक्सपायरेशन। इट ट्रेवल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर एयर प्रेशर। इसका क्या वो होता है फिनोमिना या क्या मैकेनिज़्म होता है, हवा जो है हाई रीजन से लोअर रीजन, जो लोअर प्रेशर होता है उसकी तरफ मूव कर रही होती है। इट ट्रेवल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर एयर प्रेशर। अब आपको पता चला कि जब लंग्स कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे थे तो वो इनसाइड हवा जा रही थी और आउटसाइड हवा आ रही थी, तो वो क्यों कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे थे, उनका प्रेशर, जैसे मैंने प्रेशर बताया था कि प्रेशर इनसाइड कब कम होता है और कब ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप सांस ले रहे होते हैं देन आपका प्रेशर बाहर की निस्बत कम होना चाहिए जब भी एयर अंदर की तरफ फ्लो करेगी। इसलिए कहा गया यहाँ पे इट ट्रेवल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर एयर प्रेशर। वट इज़ पल्मोनरी वेंटिलेशन, जैसा हमने पीछे भी पढ़ा है, पल्मोनरी वेंटिलेशन द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर डेट इज़ मूव इनटू द लंग्स ड्यूरिंग 1 मिनट। एक मिनट के अंदर वो वॉल्यूम जो कि हवा का आपके लंग्स के अंदर जाता है या एक्सचेंज होता है, उसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। टू कैलकुलेट दिस वी नीड टू मल्टीपल 2 फैक्टर्स, हमें 2 पैरामीटर्स को यहाँ पे देखना होता है, टाइडल वॉल्यूम एंड वेंटिलेशन। टाइडल वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली टेकन इन ईच ब्रीथ, एक सांस के दौरान में कितना हवा जो है, हवा का वॉल्यूम आपके अंदर गया है व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट, और उस वक्त बॉडी रेस्ट पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में आपकी बॉडी के अंदर कितना हवा का वॉल्यूम जा सकता है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं अमूमन। एंड वेंटिलेशन ब्रीदिंग रेट क्या है, द नंबर ऑफ ब्रीथ टेकन इन 1 मिनट, 1 मिनट में आपने कितनी दफ़ा आप ब्रीथ करते हो, कितनी दफ़ा आप सांस लेते हो। एज यूजुअली 12 to 20 ब्रीथ्स होती हैं 1 मिनट के अंदर। हम इसका फॉर्मूला इस तरह निकालते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, और इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं वेंटिलेशन रेट्स के साथ। वेंटिलेशन रेट क्या है, 1 मिनट में आप कितनी दफ़ा सांस लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि आप कितना वॉल्यूम नॉर्मल स्टेट में जब आपकी बॉडी होती है तो एक सांस के दौरान आप कितना वॉल्यूम अपना नॉर्मली जो है एक ब्रीथ के अंदर आप कितना वॉल्यूम एयर का लेके जाते हैं, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। यहाँ पे देखिए टाइडल वॉल्यूम हम किस तरह, टाइडल वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी के रेट के ज़रिए हम किस तरह पल्मोनरी वेंटिलेशन मालूम कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम हम ये भी कह सकते हैं कि टाइडल कैपेसिटी, जैसे कि होता है कि फेफड़ों में हवा की गुंजाइश कितनी है, इसी तरह टाइडल वॉल्यूम भी लिया जाता है। टाइडल वॉल्यूम के बारे में जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली टेकन इन ईच ब्रीथ व्हेन बॉडी इज़ इन रेस्ट, अमूमन ये 0.3 डेसी मकाम मीटर होता है। इसी तरह हम जो है अगर टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता है रिस्पायरेटरी रेट के साथ तो हम पल्मोनरी वेंटिलेशन हासिल कर लेते हैं। अगर टाइडल वॉल्यूम 500 ml है और रिस्पायरेटरी रेट हमारा जो है 12 पर मिनट है, या हम कह सकते हैं हम सांस जो है 12 मरतबा 1 मिनट के अंदर ले रहे हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो 500 है, एक बार में हम 500 ml जो है हवा अपने अंदर लेके जा रहे हैं, तो हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, देन हमारे पास 6000 ml
पर मिनट जो है वैल्यू आएगी। मीन्स हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन की वैल्यू क्या है, हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन की वैल्यू होगी 600 ml पर मिनट। इसमें हमने दो चीज़ों को फोकस किया है, एक टाइडल वॉल्यूम को और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने रेस्पायरेटरी रेट के साथ। यहाँ पे रेस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम हमारे पास 500 ml है और रेस्पायरेटरी रेट हमारे पास 12 पर मिनट है, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6000। इसी तरह एलोवेलर वेंटिलेशन भी होती है, जिसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है। ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज एवरी मिनट। एक मिनट के अंदर हवा की वो अमाउंट जो कि हम गैसेस एक्सचेंज में इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे है एयर यूटिलाइज, क्योंकि हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन के पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चले। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज्ड ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन 1 मिनट। तो एलोवेलर वेंटिलेशन का जब हमें मालूम करना होता है तो हम टाइडल वॉल्यूम को डेड स्पेस से माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं रेस्पायरेटरी रेट के साथ। यहाँ पे डेड स्पेस की अमूमन 150 वैल्यू होती है, जिसे माइनस किया जाता है टाइडल 500 और रेस्पायरेटरी रेट हमें पता है। यहाँ जैसे हमने ऊपर 12 लिया था, 12 पर मिनट, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लेंगे और इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे देन हमारे पास 4200 ml पर मिनट आएगा। ये 4200 पर मिनट ml हमारे पास वैल्यू आएगी। ये होगा एलोवेलर वेंटिलेशन का रेट। डेड स्पेस के बारे में हम अपना फर्दर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले उसमें लेक्चर के अंदर कि ये क्या है। इसके बाद जो है इससे पहले मैं आप लोगों को आगे की तरफ लेके जाऊँ, हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में कौन कौन से इसका मैकेनिज़्म क्या है दर हकीकत पल्मोनरी वेंटिलेशन का। पल्मोनरी वेंटिलेशन में लंग्स जो है अमूमन एक्सपेंड कंट्रैक्ट करते रहते हैं। दो तरीके से करते हैं, बाय डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड बाय एलिवेशन ऑफ एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स। ये दो इस वेज हैं जिसके ज़रिए लंग्स फैलते और सुकड़ते हैं, हम कह सकते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मसल्स ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए तस्वीर के अंदर दिखाया गया है इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन है या इनहेलिंग है, ये एक्सपायरेशन का प्रोसेस है। इंस्पायरेशन में डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये डायफ्राम के मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और मूव करते हैं डाउनवर्ड। इट बिकम लेस डॉम लाइक एंड मूव डाउन, ये लेस डॉम हो जाएगा और देन डाउन हो जाएंगे। इंटरकॉस्टल मसल जो हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये मसल्स बिटवीन रिब्स जो हैं आल्सो कंट्रैक्ट। ये मसल्स भी जो हैं रिब्स के दरमियान में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, रिब केज एक्सपेंड्स करता है। फिर इसके अलावा और क्या देखने में आता है, जब इंस्पायरेशन होती है स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी इज़ इंक्रीज्ड हो जाती है, प्रेशर ऑन अ लंग्स इज़ डिक्रीज्ड। एयर प्रेशर ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है एंड लंग्स एक्सपेंड एंड एयर मूव इनटू द लंग्स। लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, इसके साथ ही रिब्स के एक्सपेंड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा को अंदर जाने के लिए स्पेस बढ़ जाएगी और हवा अंदर की तरफ जाएगी। एक्सपायरेशन में क्या है, या एक्सहेलिंग में क्या होता है, यहाँ पे लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, रिब केज रिट्रैक्ट होता है, मीन्स वापस जाता है अपनी पीछे की तरफ, एंड डायफ्राम रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव करता है, एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस वाली पिक्चर के अंदर लोअर एयर प्रेशर किस में है, इंस्पायरेशन में, एंड एक्सपायरेशन में हायर प्रेशर है। लोअर प्रेशर अंदर लोअर प्रेशर होगा, देन ही बाहर अगर एटमॉस्फेयर में हायर प्रेशर है वहाँ से हवा अंदर की तरफ मूव करेगी। डिफ्यूजन के अमल में यही होता है ना कि ज़्यादा से चीज़ कम की तरफ मूव करती है। यहाँ पे हवा भी डिफ्यूज़ होकर आ रही है, बाहर एटमॉस्फेयर में, आपके बाहर के माहौल में, बाहर की फ़िज़ा में प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स में प्रेशर कम हो गया है, इस वजह से ये अंदर की तरफ मूव करेगी। जबकि हम बाहर हवा निकालेंगे तो अंदर की तरफ प्रेशर हाई हो जाएगा और वो बाहर की तरफ मूव करेगा। अब हम कह सकते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मसल्स ऑफ डायफ्राम्स कंट्रैक्ट एंड इट बिकम लेस ड्रॉम लाइक एंड मूव डाउन
डाउनवर्ड मूव करेंगे। ये इंटरकोस्टल मसल्स, ये हम जिनको कहते हैं कि मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स आल्सो कंट्रैक्ट एंड द रिब केज मूव अपवर्ड। लेकिन रिब केज ऊपर की तरफ मूव करेगा, मसल्स जो होंगे रिब्स के दरमियान में इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब ऊपर की तरफ, आपका रिब केज है ऊपर की तरफ मूव करेगा या आउटवर्ड मूव करेगा। स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से, और प्रेशर ऑन द लंग्स इज़ डिक्रीज, प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा जिससे डिफ्यूजन का अमल स्टार्ट होगा एंड द लंग्स एक्सपेंड, आपके लंग्स हैं वो थोड़ा फैलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जब इनसाइड हवा जा रही है, यहाँ पे जब इनसाइड हवा जा रही है तो ये एक्सपेंड होते हैं या फैलते हैं। एंड एयर मूव्स इनटू द लंग्स, जैसे ही लंग्स फैलेंगे और इनसाइड लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा तो डिफ्यूजन के अमल की वजह से हवा अंदर की तरफ आ जाएगी, इनसाइड या इंस्पायरेशन का अमल शुरू होगा। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या है, मसल्स बिटवीन रिब्स रिलैक्स होंगे, रिब केज मूव करेगा इनवर्ड और डाउनवर्ड एंड डायफ्राम जो है रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा, बिकम मोर डोम शेप बनाएगा। ये स्पेस चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी, प्रेशर लंग्स जो है वो इंक्रीज़ होगा एंड एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स। ये पूरा मैकेनिज़्म एक चलता है जिसके तहत हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन का मैकेनिज़्म शो होता है। अब यह हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब मेजर्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन हम किस तरह इसे मालूम कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स वैल्यूज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ सेप्रोमीटर। सेप्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को मालूम कर सकते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन मालूम करने में हमारी मदद देता है। लंग्स वॉल्यूम, जैसे लंग्स वॉल्यूम क्या चीज़ है या रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स क्या चीज़ है। लंग्स वॉल्यूम आर द स्टैटिक वॉल्यूम्स ऑफ एयर ब्रीदिंग बाय एन इंडिविजुअल। ईच ऑफ दीज वॉल्यूम रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स अंडर स्पेसिफिक स्टैटिक कंडीशन। या स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ थोरैसिक पे हम लंग्स का वॉल्यूम किस तरह मालूम करेंगे। टाइडल वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल, वो अमाउंट जो कि हम इनहेल या एक्सेल कर रहे होते हैं बाई ईच ब्रीथ अंडर रेस्टिंग कंडीशन। एक सांस के दौरान में हम कितनी हवा अंदर लेके जा रहे हैं, कितनी हम बाहर निकाल रहे हैं, इनकी गैसेस का एक्सचेंज एक सांस के अंदर हम कितना ले सकते हैं। ये हम सकते हैं हमारे अंदर कितनी गुंजाइश है कि हम कितनी हवा अंदर लेके जा सकते हैं। नॉर्मल जो वे के अंदर, रेस्टिंग पोजिशन के अंदर, उसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक टाइडल वॉल्यूम हो गया। देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी इनहेल्ड ड्यूरिंग द फोर्स्ड ब्रीदिंग इन एडिशन ऑफ द रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम। वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग फोर्स ऑफ ब्रीदिंग इन एडिशन ऑफ द टाइडल वॉल्यूम के अलावा, मिस रेस्टिंग पोजिशन में जो हम नॉर्मल अंदर तक हवा ले जाते हैं, इसके अलावा जो हम अंदर और मज़ीद फोर्स्ड ब्रीदिंग कर रहे हैं उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज़, द अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सेल्ड, जो हम एक्सेल कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं ड्यूरिंग द फोर्स ब्रीदिंग, कि हम बाहर की तरफ जो फोर्स लगा के जो एयर बाहर की तरफ ले रहे हैं, ये सांस बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम के साथ ही, एडिशन टाइडल वॉल्यूम के साथ ही उसको हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। ठीक है, या ERV शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन अ लंग्स आफ्टर फोर्स इनहेलेशन। जब फोर्स इनहेलेशन होगी उसके बाद जो अमाउंट एयर की आपकी लंग्स में रह जाती है उसको हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम, ये कुछ टाइप्स ऑफ लंग्स वॉल्यूम्स हैं जो कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स भी कह सकते हैं, जो कि हमें पल्मोनरी वेंटिलेशन को जांचने में मदद दे रही होती हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन देखें, सेप्रोमीटर जैसे मैंने बताया एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है वॉल्यूम्स ऑफ एयर एक्सचेंज इन ब्रीदिंग को मापने के लिए। टाइडल वॉल्यूम क्या है, अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है। हमने पहले जैसे बताई थी कि 500 ml होती है। द अमाउंट ऑफ एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग नॉर्मल एंड क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान में। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, अप्रोक्सीमेटली ये 2100 होता है, 2100 और 3300 ml तक होता है, मतलब 3300 ml तक है। द अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी फोर्सली इंस्पायर्ड ओवर अबव नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन तो आपकी हो रही है, उसके अलावा अगर आप कितना जो है एयर को अपने अंदर लेके जा सकते हैं फोर्सफुली, उस वॉल्यूम को जाहिर कर रही है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाहिर करता है जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है
1000 या 1200 ml, द अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल। आप नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान जितनी हवा बाहर खारिज करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, उसके अलावा अगर आप फोर्सफुली एक्सेल करें तो देन कितनी निकाल सकते हैं हवा बाहर की तरफ, तो इसको हम कहेंगे 1000 to 1200 ml की इसकी वैल्यू होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लंग्स वॉल्यूम्स में आती हैं, या आपकी बुक के अंदर बल्कि मेंशन है फार्मूलाज के फार्मूला, जैसे मैंने बताया था टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रिस्पायरेटरी रेट, तो हमें पल्मोनरी वेंटिलेशन हासिल हो जाता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन मालूम करने के लिए हमें टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है रिस्पायरेटरी के साथ। टाइडल वॉल्यूम जो है 500 होगा, रिस्पायरेटरी रेट होगा 12 ब्रीथ्स पर मिनट, देन हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6000 ml पर मिनट वैल्यू हासिल होती है। इसी तरह हम टाइडल वॉल्यूम्स के साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स एंड रेजिडुअल वॉल्यूम्स में मालूम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अगर हमें टाइडल वॉल्यूम्स के बारे में पता हो, एक्सपायरेटरी रेट के बारे में पता हो, तो इन तमाम चीज़ों को हम करते हुए फर्दर वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। अरे यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ब्रीदिंग जो है अमूमन 2 मरहलों पर मुश्तमिल होती है, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, जब पसलियाँ या रिप्स जो हैं कि बाहर को होने से डायफ्राम में ज़्यादा गुंजाइश बन जाती है तो हवा फेफड़ों के अंदर चली जाती है, जिसे हम इन्हेलेशन कहते हैं। जब हमारी जो रिप्स के अज़लात हैं वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं और डायफ्राम जो है उसका नैरो हो जाता है, तो हवा फेफड़ों से बाहर की तरफ आती है, जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। फिर गैसेस का एक्सचेंज अमूमन कैसे होता है, जिस्म के अज़ा या जिस्म के ऑर्गन्स जो होते हैं कि टिश्यू के खलियात में खून ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ ले आती है, और फेफड़ों में खून जो है या ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और ऑक्सीजन हासिल कर लेता है, और यही पूरा साइकिल चलता रहता है और वो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक वो ऑक्सीजन जाती है, कंज्यूम होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के ज़रिए फेफड़ों में आती है और वो एक्सहेलेशन के दौरान बाहर रिलीज़ हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसको लेक्चर नोटबुक पर राइट डाउन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।